प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान। पीएम मोदी के राजनीतिक नेतृत्व और कोविड-19 महामारी के दौरान उनके सहयोग के लिए दिया गया सम्मान। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने ब्रिज टाउन में सम्मान किया ग्रहण। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ शुरू। कहा, प्रदेश सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में संकल्पों की सिद्धि के लिए तिगुनी गति से कर रही है काम। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से नवाजा गया है। बारबाडोस सरकार ने यह सम्मान उनके रणनीतिक नेतृत्व और कोविड-19 महामारी के दौरान उनके सहयोग के लिए दिया है। बारबाडोस के ब्रिज टाउन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुरस्कार भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने ग्रहण किया। विदेश राज्य मंत्री मार्गरेटा ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व करना व उनकी ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकार करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले ने 20 नवंबर 2024 को गयाना में इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट के दौरान इसकी घोषणा की थी। भारत व बारबाडोस के बीच 1966 से राजनयिक व दोस्ताना संबंध है। यह सम्मान दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व तथा बहुमूल्य सहायता के लिए प्रतिष्ठित ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर कैरेबियाई देश बारबाडोस का आभार जताया तथा इसे 140 करोड़ भारतीयों व दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को समर्पित किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया है कि इस सम्मान के लिए बारबाडोस की सरकार व लोगों का आभार। ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान 1.4 बिलियन भारतीयों तथा भारत व बारबाडोस के बीच घनिष्ठ संबंधों को समर्पित है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2025-26 आज से शुरू हो गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस अभिभाषण की शुरुआत की। उन्होंने 15वीं हरियाणा विधानसभा के पहले बजट सत्र में सभी का स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए तिगुनी गति के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलें खरीदी जाती हैं तथा ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसलों की एमएसपी पर खरीद के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून की देरी से हुए नुकसान के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया है। फसलों की खरीदी की जाती है। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी खत्म कर दिया है। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसलों की एमएसपी पर खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए डाले गए। उन्होंने कहा कि सदन की पिछली बैठक में सर्वसम्मति से कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करने का काम भी किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के 20,24,000 किसानों को 19 किश्तों में अब तक 6,563 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34,57,000 किसानों को 8,732 करोड़ राशि के क्लेम दिए गए हैं। प्राकृतिक खेती पोर्टल पर लगभग 24,000 किसानों ने पंजीकरण किया, जिनमें से 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 44 बागवानी फसलें शामिल है। श्यामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक भी दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के गरीब व पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। निकायों में भी सरकार ने पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा के पीड़ितों के लिए प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना है। पंजाब सरकार के इस मिशन का मकसद सभी की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। यह प्रोजेक्ट पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने तथा एक एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करने में सहायक होगा। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है जो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, झेलती हैं या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करती हैं, लेकिन डर के कारण अपनी समस्याओं को वे व्यक्त नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को अपने मोबाइल फोन की संपर्क सूची में 181 नंबर अवश्य जोड़ लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति में वे बिना डर के हमसे संपर्क कर सके। जो महिला पीड़ित होती हैं, किसी घटना में फंस जाती हैं या उन पर उनका कोई शोषण हो रहा है तो इमीडिएटली उनका रेस्क्यू किया जाए। उसके लिए हमने जो 20 गाड़ियां यहाँ पर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हर एक CDPO को हम गाड़ी दे रहे हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां पंजाब में होंगी। हाँ, और वो एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर हमने उनको डेजिग्नेट कर दिया है। अपने साथ जब 181 पे कोई महिला डायल करती है तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर साथ में लेडी कांस्टेबल, जिसे हम महिला मित्र कह सकते हैं, उसको साथ लेकर वहां पर साइट पे जाएगा और उसे रेस्क्यू करेगा। पंजाब के किसान बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं। लुधियाना में कल संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। किसान नेता हरविंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि 10 मार्च को आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के बाहर सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक धरना दिया जाएगा। किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को 15 मार्च को खुली बहस की चुनौती भी दी है। इस बहस में 5 किसान बैठेंगे तथा साबित करेंगे कि किसानों की मांगे पंजाब की सरकार से ही संबंधित हैं। इसके बाद सरकार का रुख देखते हुए बड़े विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी। 1984 के सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार को सजा मिलने को लेकर मोहाली में आयोजित धन्यवाद समागम में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिरकत की। मोहाली के फेस फाग से गुरुद्वारा में उन्होंने माथा टेका। बाद में चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सिख दंगों के दोषियों के बारे में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गठित SIT की कार्यवाही की जानकारी साझा की। इस SIT ने अच्छे ढंग से इसकी जांच की, जिसका नतीजा है कि सज्जन कुमार को दूसरी बार उम्र कैद की सजा हुई है। सिरसा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अरविंद केजरीवाल पर भी तीखा प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने दोष लगाया कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ तक बिल्कुल बेखौफ होकर घूमते सी और उन्होंने केस भी दर्ज नहीं हुए सी, SIT ने आके ऐसे अनेकों केसां नूं खोल के ते 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕੈਸੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कुछ कह रहे हैं इस उपासना के नाम उत्ते भगवंत मान नूं हटाउणा है, कुछ कह रहे हैं इस उपासना के नाम के उत्ते राज सभा च जाना है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की पूरी तैयारी कर ली थी। कई विधायकों ने समर्थन तक कर दिया था, लेकिन पंजाब CM की कुर्सी पर केजरीवाल के बैठने पर विधायकों ने सहमति नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नेता अब पंजाब में CM को नाकाम साबित करने में जुटे हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के निदेशक धीरज सिंह ने कल पंजाब विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज में एक व्याख्यान दिया। हिंदी सिनेमा में उत्तर पश्चिमी भारतीय संस्कृति के चित्रण पर दिए गए व्याख्यान में उन्होंने कहा कि पंजाब में सिनेमा के बहुत सारे अवसर हैं।
This is the land, and it has many stories to tell. And in literature, in folk tales, and so many other areas of storytelling, we are doing that, and we have done so well. But what happened that cinema industry could not take place in this area? Though Punjabi cinema is an honorable exception in the region, but the way it has taken shape in last 10-15 years. But again, compared to Bangla cinema, compared to Malayalam cinema, compared to Telugu cinema, compared to Kannada cinema, Punjabi cinema has miles to go. काला मोतिया बहुत ही भयानक होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई लक्षण नहीं है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। पहले ज्यादातर यह 40 से 45 की उम्र में होता था, लेकिन अब जन्मजात बच्चों में भी यह हो रहा है। इसलिए साल में 2 बार आंखों का चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ पीजीआई के एडवांस आई सेंटर में कल ग्लूकोमा वीक मनाने के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने यह बात कही। कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर एस पांडव के साथ प्रोफेसर सृष्टि राज और डॉक्टर फैजल मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि काला मोतिया में आंख पर प्रेशर बढ़ जाता है। इससे आंखों को दिमाग से जोड़ने वाली नस सूख जाती है। काला मोतिया शुगर व जेनेटिक यानी कि घर में किसी अन्य सदस्य को होने पर भी हो सकता है। बच्चों में काला मोतिया होने का खतरा रहता है। बचपन में आंख पर चोट लगने के बाद व आंखों में ज्यादा ड्राइनेस या सूजन होने पर भी काला मोतिया हो सकता है। बच्चों में इसकी पहचान आंख बड़ी होने, पुतली से पानी आने तथा लाइट में बच्चों की आंख बंद करने से हो सकता है। पीजीआई में 8 से 6 हजार केस बच्चे के काले मोतिये के आते हैं। कहते हैं इंग्लिश में, काले मोतिये के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। काला मोतिया एक ऐसी आंखों की बीमारी है जिससे आंख की जो नज़र है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और क्योंकि साइलेंट डिजीज़ होती है तो इसलिए इसका जिसको होती है उसको पता नहीं चलता। ये माना गया है कि हमारे देश में कम से कम 12-13 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको काला मोतिया है, लेकिन उनमें से 80-90% ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको उनके नज़र जाने का रिस्क है, लेकिन उनको इस चीज़ का आभास नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बीमारी के बारे में बात करें और लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के एक निजी होटल में आयोजित टाइकून चंडीगढ़ के पहले दिन पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया पहुंचे। उन्होंने उद्घाटन सत्र में नए उद्यमियों को चंडीगढ़ में मौजूद आईटी इकोसिस्टम का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शहर एक मंच के रूप में उभरा है जो सभी आईटी सक्षम सेवा उद्योगों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि योजनाएं बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मजबूत आधारशिला साबित हो रही हैं। कटारिया ने इस आयोजन में महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय थीम का हिस्सा बनाए जाने पर सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की विकास यात्रा में समान रूप से भागीदार हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की गुरुग्राम स्थित अकेडमी में कल 55वें बैच के राजपत्रित अधिकारियों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। 1 वर्ष का गहन परीक्षण प्राप्त करने के बाद 39 अधिकारी सीआरपीएफ का हिस्सा बने। इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया तथा प्रशिक्षु अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी भी प्रदान की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ का देश की सुरक्षा व्यवस्था में अपना महत्व होता है। यह बल सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बल का कर्तव्य देश को सुरक्षित माहौल देने के साथ ही शांति व समृद्धि का संदेश भी देना है। सीआरपीएफ का अपना शानदार इतिहास है। इस बल में साहस, समर्पण और एकता से अपनी अलग पहचान भी बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ ने अपने कौशल व दक्षता के साथ नक्सलवाद तथा आतंकवाद से निपटने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त अधिकारी इस चुनौतीपूर्ण कैरियर को पूरी लगन व देशभक्ति के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यह वर्दी नई पहचान नहीं है, बल्कि देश सेवा और बलिदान की भावना का प्रतीक है। इसने अपने कौशल और दक्षता का परिचय देते हुए घरेलू मोर्चे पर सदा शत्रु को चुनौती दी है। चाहे नक्सलवाद ग्रस्त क्षेत्र हो, वामपंथी उग्रवाद हो अथवा आतंकवाद, हर विकट परिस्थिति में यही बल
जिसे सबसे पहले याद किया जाता है। राष्ट्र की एकता और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसके साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।